पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को मोदी जी ने पहले दिन आते ही ध्वस्त कर दिया था। कैसे ध्वस्त कर दिया था, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पहला उनका भाषण जो लाल किले से था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने प्लानिंग कमीशन का नाम हटाकर अब इसका नाम नीति आयोग कर दिया। देश में एक नैरेटिव शुरू से फैलाया गया है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी है तो मुमकिन क्या मतलब कि मोदी अपने आप में सब कुछ कर सकता है, वो जो सुपरमैन है वो आएगा और सारी चीजों को सुधार देगा। और यही हालत है कि अब जब मोदी जी पूरी तरह से हर काम में फेल हो गए हैं, तो एक आदमी की बुद्धि पर अगर 140 करोड़ लोगों के भविष्य को आप थोप देते हैं, तो आप ये मान लीजिए वो देश जो है बर्बाद होगा, बर्बाद हो रहा है और सिस्टम खराब हो रहा है। जो नमस्कार आदाब दोस्तों, हित वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम, हमारे साथ है एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बात करेंगे जो कहा जा रहा है कि सिस्टम फेल हो गया। सरकार फेल नहीं हुई, सिस्टम फेल हो गया कोरोना से लड़ने के लिए। तो भाई सिस्टम चला कौन रहा है, इस सवाल का जवाब देंगे हमारे रविंद्र कुमार जी। साथ ही ये भी पूछा जाएगा कि अगर सिस्टम फेल अभी हुआ तो पहले से इसकी जानकारी क्यों नहीं थी, जब पहले से कई बार सचेत किया गया कि देश में इतनी चीजों की कमी है, उसके बाद भी सरकार चुनाव में बिजी रही, अपनी रैलियों में बिजी रही, अपने तमाम तरह के प्रचार में बिजी रही। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं जो आप सारा आरोप है वो सिस्टम पे लगा दिया जा रहा है? बड़ी विचित्र बात है कि देश में एक नैरेटिव शुरू से फैलाया गया है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी है तो मुमकिन क्या मतलब कि मोदी अपने आप में सब कुछ कर सकता है, वो जो सुपरमैन है वो आएगा और सारी चीजों को सुधार देगा। और यही हालत है कि अब जब मोदी जी पूरी तरह से हर काम में फेल हो गए हैं, आप देख रहे हैं कोरोना जो है दिन दूनी रात चौगुनी तरह से फैल रहा है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लोगों को बेड नहीं मिल रहे, लोगों को दवाई नहीं मिल रही, जो लोग अस्पताल में है उनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, जो लोग जो है मर गए हैं उनको कब्रिस्तान में और शमशान में जगह नहीं मिल रही, शमशान में जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, कोई आदमी नहीं है। और हम देख रहे हैं कि हर समय हर जगह जो है मुर्दे जो है सड़कों पर पड़े हुए हैं, उनको कुत्ते खा रहे हैं, उनको सुअर खा रहे हैं। ऐसी हालत में एक सवाल उठता है कि वो इस सबका जिम्मेदार कौन है? इस सबका जिम्मेदार एक ही आदमी है, वो नरेंद्र मोदी है। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ बोलना भारत के मीडिया को बड़ा अशोभनीय लगता है। वो चूंकि मोदी के गुलाम है तो मोदी पे कोई दोष वो देना नहीं चाहता। अब ऐसी हालत में उन्होंने क्या नया शब्द इजाद किया है, उन्होंने कह दिया है कि सिस्टम फेल हो गया। अब सिस्टम फेल हो गया है, ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, क्योंकि सिस्टम कौन चला रहा है? ये तो ऐसे ही है कि हम कहें कि हवाई जहाज फेल हो गया है। हवाई जहाज में अगर आप बेवकूफ आदमी को उसका कैप्टन बना देंगे तो हवाई जहाज का भविष्य क्या है? वो उड़ेगा और कहीं ना कहीं गिरेगा जरूर, क्योंकि उसे उतारना नहीं आता, चलाना नहीं आता, उड़ाना नहीं आता। तो आप कहो जी हवाई जहाज का सिस्टम फेल हो गया। हवाई जहाज का सिस्टम फेल नहीं होता। हवाई जहाज के बारे में हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियां और एविएशन के जितने एक्सपर्ट हैं वो जानते हैं कि 4 लाख जब उड़ान होती है तो मुश्किल से एक उड़ान गिरती है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रॉइंग ए प्लेन इज 1 आउट ऑफ 4 लाख फ्लाइट्स। तो 4 लाख फ्लाइट्स का मतलब 4 लाख उड़ान। तो ऐसे में अगर कोई हवाई जहाज गिर जाए तो आप ये नहीं कहेंगे कि हवाई जहाज फेल हो गया। उसकी जांच होती है, हमेशा कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन अक्सर ही माना जाता है कि मानवीय भूल, आदमी की भूल की वजह से सिस्टम फेल होता है। अब सिस्टम होता क्या है? सिस्टम को समझने के लिए मुझे एक पुराना किस्सा याद आता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्टर थी, उसने कहा कि मैं जो है हेनरी फोर्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी अपने समय में था और फोर्ड कार कंपनी का मालिक था, तो उसका इंटरव्यू लेने उसके ऑफिस गई। वहां जाकर उसने रिसेप्शन पे कहा कि मैं जो है हेनरी फोर्ड का इंटरव्यू करना चाहती हूँ। तो उससे था कि 2-4-5 दिन बाद मुझे टाइम मिलेगा तब मैं आके कर लूंगी, तब तक सवाल बना लूंगी। तो जब वो गई तो रिसेप्शन पे जो लेडी थी उसने जो है हेनरी फोर्ड को इंटरकॉम से बात की उस समय और कहा कि सर एक रिपोर्टर है न्यूयॉर्क टाइम्स की, वो आपका इंटरव्यू करना चाहती है। तो हेनरी फोर्ड ने कहा तुरंत भेज दो। अब जब तुरंत भेज दिया तो उसने देखा कि हेनरी फोर्ड बैठा हुआ है, उसने जो है उसकी टेबल पे कॉफी का कप रखा हुआ है, वो अखबार पढ़ रहा है। तो वो औरत बड़ी परेशान हुई, उसने कहा आप इतने बड़े आदमी हो, दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हो, और आप जो है आराम से बैठे हुए जो है कॉफी पी रहे हो और अखबार पढ़ रहे हो। तो मैं तो सोच रही थी आप बड़े बिजी हो गए, क्योंकि आप तभी इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना चलाते। तो हेनरी फोर्ड ने उसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, और वो उसको लेके गया। उसने उसे असेंबली लाइन दिखाई कि वहाँ गाड़ियां जो है पुर्जे बन रहे थे, दूसरी जगह असेंबल हो रहे थे, तीसरी जगह उन पर जो है टायर लग रहे थे, चौथी जगह उनके शीशे लग रहे थे, पांचवी जगह उनकी फर्निशिंग हो रही थी। और वो जब पूरा का पूरा काम अपने आप चल रहा था, वो चलते चलते आए और फिर दोबारा अपने ऑफिस में आकर उसने कहा कि लेडी, यही तो चाहती थी कि ये काम सब सुचारू रूप से चले, तो ये आराम से चल रहा है, इसी में आराम से बैठा हुआ है, चाय पी रहा हूँ, अखबार पढ़ रहा हूँ। तो ये होता है सिस्टम। सिस्टम का मतलब आप उस चीज को, हर आदमी को उसका दायित्व, उसके कर्तव्य, उसकी जिम्मेदारी
और उसकी अगर वो उसको पूरा नहीं करता तो उसकी सजा। अगर इसकी व्यवस्था कर दें तो सिस्टम अपने आप में काम करता है, ऑटोमेशन में काम करता है, मशीन की तरह काम करता है और उसके लिए प्रधानमंत्री को भागना दौड़ना नहीं पड़ता। लेकिन आप देखेंगे कि मनमोहन सिंह के टाइम भी सिस्टम था, नेहरू जी के टाइम भी सिस्टम था, शास्त्री जी के भी टाइम सिस्टम था, लेकिन अब सिस्टम की फेलियर क्यों हुई? क्योंकि ये इसलिए हुई कि या तो चलाने वाले अनाड़ी हैं या उसके ऊपर जो बैठे हैं वो अनाड़ी हैं। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के पूरे सिस्टम को मोदी जी ने पहले दिन आते ही ध्वस्त कर दिया था। कैसे ध्वस्त कर दिया था? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पहला उनका भाषण जो लाल किले से था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने प्लानिंग कमीशन का नाम हटाकर अब इसका नाम नीति आयोग कर दिया। उन्होंने एक ही झटके में प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया। अब नीति आयोग जब बना तो मैं बड़ा परेशान हूँ, इसका नाम क्या है? क्योंकि नीति आयोग नाम है तो ये एब्रीविएशन है, NITI आयोग। तो मैंने एक RTI लगाई। RTI में जो है मुझे जो जानकारी मिली वो ये मिली कि इसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, यानी इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूट का मतलब भी एक संस्था होता है, जो उसके पीछे एक आयोग लगा दिया। यानी कि लोग जो है नीति आयोग का नाम तक दिमाग से नहीं सोच पाए, यानी इतने बुद्धिहीन है। नीति आयोग जो है उसका काम क्या है? वो कहता है कि जब भी उसके सामने कोई योजना आती है वो कहता है हिंदुस्तान के सारे जिला जो अस्पतालों में बेच दो, वो कहता है जितने भी PSU ने बेच दो, इंडियन रेलवे को बेच दो, हिंदुस्तान की एयरलाइंस से बेच दो, हिंदुस्तान में एटॉमिक एनर्जी का काम है बेच दो। यानी कि वो बेचने का काम करता है और बेचने का काम उसका निर्देश कौन देता है? वो नरेंद्र मोदी देता है। नरेंद्र मोदी कहता है सब कुछ बेच दो। जब आप सब कुछ बेच देंगे, मान लो मैं घर का पंखा बेच दूं, घर की ट्यूबलाइट बेच दूं, घर की कुर्सी बेच दूं, घर की मेज बेच दूं, घर की गैस बेच दूं, तो फिर मैं कहूँ जी हमारा सिस्टम खराब हो गया है। कोई आए तो हम कहें जी बैठने के लिए जगह नहीं है। क्यों नहीं है जी? क्योंकि हमारे पास हमारा सिस्टम खराब है। वो कहे जी चाय पिला दो, कहो जी हमारा सिस्टम खराब है क्योंकि गैस तो हम बेच चुके हैं। वो कहेगा पानी तो पिला दो, कहो नल को बढ़वा चुके हैं। वो कहे जी टॉयलेट जाना है, कहते सीटी नहीं है, हम तो वो बेच चुके हैं। तो जो बेचू सरकार है जिसे हर चीज को बेचकर खोखला कर दिया है, वो ये कहे कि हमारा, और उसके चमचे जो है मीडिया वाले वो कहे कि हमारा जो है पूरा का पूरा सिस्टम बैठ गया है। तो सिस्टम बैठ गया तो उसकी फांसी की सजा किसको मिलनी चाहिए? किसको मिलनी चाहिए? फांसी की सजा उसको मिलनी चाहिए जिसने सिस्टम को बर्बाद किया। इस सिस्टम को किसने बर्बाद किया? नरेंद्र मोदी ने बर्बाद किया। एक चुनाव आयोग है, वहां 3 जोकर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जी कोरोना फैल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 8 चरण में चुनाव कराएंगे क्योंकि मोदी जी ने कहा है। जब ममता बनर्जी कहती है कि 3 वाले चरणों में वाले जो चुनाव है आखिर के कोरोना फैल रहा है उसे 1 चरण में करा लो, वो मोदी जी से पूछते क्या कर रहे हैं, मोदी जी कहते हैं नहीं नहीं तुम अपना काम जारी रखो। तो वो जोकर जो है वो किसे बैठे हैं? दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए। नीति आयोग में सारे जोकर किसे बैठे हैं? दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए। हिंदुस्तान का राष्ट्रपति कैसे बैठा है? दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन किसी भी आदमी ने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है क्योंकि उनको कह दिया गया है कि अगर तुम दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे पीछे NIA लगा देंगे, तुम्हारे पीछे ED लगा देंगे, तुम्हारे पीछे CBI लगा देंगे, तुम्हारे पीछे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगा देंगे, तुम्हारे ऊपर इनकम टैक्स लगा देंगे। और इसलिए जो है ऐसी हालत में पूरे सिस्टम को धराशायी करने के बाद अब वो कह रहे हैं जी ये सिस्टम धराशायी हो गया, मोदी करे तो क्या करे। अरे भाई जो आदमी हथौड़ा लेके जब मकान को तोड़ रहा होता है तो आप उसे कहते हो भाई ये मत कर, ये करेगा तो पूरा मकान गिर जाएगा और हो सकता है तू भी दब के मर जाए। लेकिन अगर आदमी कहो कि जी मोदी जी है वो तो गलत कर ही नहीं सकते, मोदी ने कुछ सोच के किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। तो एक आदमी के बुद्धि पर अगर 140 करोड़ लोगों के भविष्य को आप थोप देते हैं तो आप ये मान लीजिए वो देश जो है बर्बाद होगा, बर्बाद हो रहा है और सिस्टम खराब हो रहा है। जो सिस्टम की हालत है, मोदी जी के पास बुद्धि नहीं है। मुझे पुराना एक किस्सा याद आता है कि एक गांव में चर्च था। चर्च ऐसा था कि हवा चलती थी तो गिर जाएगा। तो चर्च की कमेटी थी, वो बैठी, उसे कहा चर्च का क्या किया जाए। तो उसे 3 सुझाव दिए। पहला सुझाव दिया कि चर्च जो है गिरने लायक हो गया तो नया चर्च बनाया जाए। दूसरा सुझाव ये दिया कि इसकी जो कुर्सियां अंदर, इसकी जो फर्नीचर है, इसकी जो खिड़कियां हैं, इसके जो दरवाजे हैं, इसके जो शहतीरे हैं बढ़िया, तो उनका नए चर्च में इस्तेमाल किया जाए। और तीसरा ये उन्होंने फैसला किया कि जब तक नया चर्च नहीं बन जाता तब तक पुराना चर्च नहीं गिराया जाएगा। तो ऐसा मजाक जो है देश के साथ लोग कर रहे हैं। और जो वो कमेटी कर रही थी वही नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वही RSS कर रही है, वही आप देखेंगे कि और लोग कर रहे हैं। और मोदी जी समझते हैं कि सारी बुद्धि का जो भंडार है वो मेरे पास है। मुझे एक पुराना किस्सा याद आता है कि एक आदमी प्रोफेसर के घर गया तो उसे देखा कि प्रोफेसर घर में बैठा था। उसने दरवाजा खटखटाया तो देखा तो प्रोफेसर निकल के आया, नीचे कच्छा पहन रखा था, ऊपर हैट पहन रखा था। तो प्रोफेसर ये क्या, आपने नीचे कच्छा पहनने का ऊपर हैट पहन रखा है?
बोले जी ऐसा है, कच्छा तो पहनने के घर में बैठा हुआ, आना जाना है नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। और बोला हेड क्यों लगा लगे, कहते क्या पता अचानक कोई आ जाए। तो ऐसी हालत में जो है सरकार चलाने वालों का हाल है, और यही हाल मोदी जी करते हैं। जब रैली में जाएंगे तो मास्क नहीं लगाएंगे, जब आईपीएल का मैच हो रहा है तो कोई मास्क नहीं लगाएगा, जब आप देखेंगे रैली में लोग आ रहे हैं वो मास्क नहीं लगाएंगे, जब मोदी जी जो है इंटरनेट पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो मास्क लगा लेंगे। बम्बई पुलिस का आज मैं पढ़ रहा था कि वो बच्चे बेचारे मैच खेल रहे थे सड़क पे, उनको पकड़ के बंद कर दिया और कोर्ट ने कहा जी तुम्हें जमानत नहीं मिलेगी क्योंकि तुम लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो। उस जज को ही नहीं पता कि आईपीएल हो रहा है मुंबई में, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो भी तो बिना मास्क के खेल रहे हैं। तो हिंदुस्तान में कानून जो है गरीब के लिए, अमीर के लिए नहीं है, ताकतवर के लिए नहीं है, जिसकी सत्ता से कोई भी जान पहचान है उसके लिए नहीं है। और इसीलिए देश का जो व्यवस्था है वो उससे खराब हो रही है कि आज अदालतें भी लोगों का ड्रेस और एड्रेस पूछती हैं, कहती है कि किसका केस है, अच्छा अर्णव गोस्वामी का केस है, इसे जमानत दे दो, जल्दी से दे दो। अच्छा ये 1 लाख लोगों को गैस नहीं मिलने का केस है, सालों को मरने दो, 4 दिन बाद की डेट दे दो, जब वो हुआ तब देखा जाएगा। तो जब अदालतों का ये नजरिया हो, जब राष्ट्रपति का ये नजरिया हो, जब नीति आयोग का नजरिया हो, जब चुनाव आयोग का नतीजा हो, तो आपकी व्यवस्था है ही क्या जिस व्यवस्था को लेकर आप रो रहे हो। आपको तो एक जीता जागता एक मोर दिया था जो मोदी जी को खिलाते हैं, उस मोर के पंख नोच लिया आपने, उसकी टांगे तोड़ दी, उसकी गर्दन मरोड़ दी, फिर कह रहे हो जी मोर मर गया, बड़ा बुरा हुआ। तो आप जो है मोर के पंखों पर तो आंसू बहा रहे हैं, लेकिन मोर की जान निकल गई इस पर नहीं बहा रहे। और यही इस देश की त्रासदी है, यही व्यवस्था ना होने का सबूत है, और यही सबूत है कि आज के समय में हमारे पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ हिंदुस्तान जो है गरीब और यतीम और बर्बाद लोगों का देश बन रह गया है। और उसके लिए सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो मोदी जी जिम्मेदार है, उनके अलावा कोई दूसरा आदमी कोई जिम्मेदार नहीं है, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत आसान शब्दों में बताया कि इस वक्त सिस्टम का फेलियर का असली जिम्मेदार कौन है। तो अब जनता पर छोड़ देते हैं, वो कमेंट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और फिर किसी और एपिसोड में रविंद्र कुमार जी की आपसे मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।